तो अभी तो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट जो पहले से ही कोई लंबे अरसे से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था, उसमें सेंसेक्स में भी भारी गिरावट देखी गई और उसमें निफ्टी में भी भारी गिरावट देखी गई। 2 दिन से कुछ संभलने की उसने हल्की सी कोशिश की है, लेकिन उससे पहले वो काफी गिर चुका है। तो पहली बात तो मैं ही चाहूंगा कि आप नई परख के दर्शकों को ये बताएं कि ये सब क्यों हो रहा है। युद्ध तो उसका एक प्रत्यक्ष कारण है ही, लेकिन उसकी और बारीकियां क्या हैं, ये सब क्यों हो रहा है और आगे क्या संभावनाएं हैं। युद्ध तो लंबा चलने वाला है। यहाँ तो लग रहा है कि युद्ध कोई आनन फानन में खत्म नहीं होगा। या आनन फानन में तभी खत्म हो सकता है या तो ईरान समर्पण कर दे या अमेरिका पीठ दिखा के चला जाए। दोनों ही नहीं काम होने वाले हैं। ना ईरान समर्पण करने वाला है और ना अमेरिका मैदान छोड़कर भागने वाला है, भले ही कितनी भी दिक्कतें हों दोनों पक्षों को। राजीव जी। बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका। देखिए, ये बात आप सही बोल रहे हैं। इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है अपने पीक से, अपने टॉप से 12% नीचे है, जबकि यही यदि अमेरिकन स्टॉक मार्केट देखें S&P 500 तो मात्र 5% ही गिरा है वो अपने टॉप से। तो इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है। कारण ये है कि ये जो युद्ध हो रहा है इसका प्रत्यक्ष रूप से असर जो है वो हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है वो आपके बाद के सवालों में मैं बात करूंगा, परंतु जहां तक स्टॉक मार्केट की बात रही, ये आप एकदम सही बोल रहे हो कि पैनिक बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपने से रिलेटेड बताता हूं। मेरा जो चैनल है करंट अनप्लग बाय राजीव, उस पे मैंने घोषणा की थी कि मैं एक वीडियो ला रहा हूं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। आप यकीन नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नंबर लोगों ने मुझे फोन करके जो है वो वीडियो सुनने की इच्छा जाहिर की। तो इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स खास तौर पे पैनिक में है। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ, 1 साल हो गए मुझे अपना चैनल चलाते हुए। तो ये शो कर रहा है कि भारत के अंदर में जो छोटे निवेशक हैं, आम निवेशक हैं, वो घबराए हुए हैं। और घबराने का कारण ये है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जो है, जो अधिकतर छोटे निवेशक खरीदते हैं क्योंकि उनके स्टॉक प्राइसेस कम रहते हैं। मिड कैप इंडिया में माना जाता है वो कंपनी जिसका मार्केट कैप $4 बिलियन से लेकर $10 बिलियन का हो। तो यदि 9,000 करोड़ का 1 बिलियन पकड़ूं तो 36,000 करोड़ से लेके आप 90,000 करोड़ के बीच के मार्केट कैप वाली कंपनी जो है उसको मिड कैप मान रही है। बड़ी अजीब डेफिनेशन आज की डेट में हो रखी है। मतलब 90,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, तो 80,000 भी बहुत बड़ा होता है। तो ये मिड कैप पहले बोला जा रहा था जब बुल मार्केट था, और $10 बिलियन के ऊपर वाली सब लार्ज कंपनी होती है, और $500 मिलियन से लेके $4 बिलियन तक की स्मॉल कैप होती है। $500 मिलियन से कम मार्केट कैप वाली माइक्रो कैप कंपनीज रहती है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपके दर्शकों के लिए। अब जो आपने सवाल पूछा कि भाई क्यों गिर रहा है मार्केट और जम के पिटाई हो रही है, रीजन ये है कि मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन ये है कि हर चीज में क्रूड यूज होता है, हर चीज के मूवमेंट में आपको पेट्रोल डीजल चाहिए। तो जब इन सब चीजों की आवागमन पे एक तरीके से रोक लग गई है हार्मोज स्ट्रेट के कारण, क्योंकि 50% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होके ही जो है इंडिया के लिए ऑयल आता है। पूरा इराक से, सऊदी अरबिया से, कुवैत से जो ऑयल आता है वो इसी रास्ते के माध्यम से आता है। और एलएनजी से, कतार से एलएनजी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोड्यूसर है आफ्टर अमेरिका, वहां से पूरा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। सर आपको एक मजेदार बात बताता हूं। एक सिद्धांत होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब यह है कि कहीं पे कोई छोटी सी घटना घटती है तो उसका बहुत बड़ा व्यापक असर कहीं दूर कहीं और होता है। तो मैं क्यों बटरफ्लाई इफेक्ट की भी बात कर रहा हूं, यदि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लें तो इसकी लंबाई जो है मात्र 197 किलोमीटर है, और इसका जो विड्थ है, चौड़ाई जो है, वो अलग अलग जगह पे वेरी करता है, बट ये 97 किलोमीटर से लेकर 39 किलोमीटर तक है। जो सबसे संकरी जगह है वह 39 किलोमीटर के आसपास में है। अगर अर्थ का आप सरकमफ्रेंस ले इक्वेटर टू इक्वेटर तो वो हो 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस वाले अर्थ को 197 किलोमीटर लंबे हॉर्मुज स्ट्रेट ने इस अर्थ की इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया, सत्यानाश कर दिया। तो एक छोटे से जगह में
जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका इम्पैक्ट व्यापक रूप से देखा जा रहा है, कोरिया में, जापान में, ताइवान में, थाईलैंड में, इंडिया में, मतलब इसका व्यापक असर है, यूरोप में। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट का एकदम जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है, और उसी का इम्पैक्ट हम स्टॉक मार्केट के ऊपर में देख रहे हैं। विदाउट क्रूड, विदाउट एलएनजी, ये तो ब्लड है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को हम की आर्टरी में बहने वाला जो ब्लड है वो क्रूड ही है। और हम ये देख रहे हैं कि ये 197 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उस समस्या से पूरे विश्व भर में सिर्फ 2 राष्ट्रों को निकाल दें तो सारे राष्ट्र तकलीफ में। वो कौन से 2 राष्ट्र हैं जिनकी बल्ले बल्ले हो गई है, चांदी हो गई है? एक पहला राष्ट्र जिसने आक्रमण किया है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा राष्ट्र जिसने फिर आक्रमण किया परंतु यूक्रेन पे किया है, जिसका नाम है रशिया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड प्रोड्यूसर है और एलएनजी का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। करीबन 15 मिलियन बैरल पर डे जो है वो अमेरिका क्रूड प्रोड्यूस कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से ट्वीट लिख के कहा है कि आई लव वॉर, क्योंकि वॉर के कारण हम अमेरिकन बहुत पैसा कमा रहे हैं, पैसा ही पैसा कमा रहे हैं। वहीं जो यूक्रेन वॉर के कारण रशिया की इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया था, एकदम से वो फिर से जीवित हो उठी है। और रशिया ने, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, रशिया ने इंडिया और चाइना को ये कहा है कि आपको हम क्रूड जरूर देंगे, परंतु आपको मार्केट रेट से लेना होगा, आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। हो गया डिस्काउंट का जमाना गया। तो रशिया जो कि वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा क्रूड प्रोड्यूसर है, 3rd नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है, लगभग 10 मिलियन बैरल रशिया क्रूड प्रोड्यूस करता है। रशिया की भी बल्ले बल्ले चांदी हो गई है। तो ये दोनों जगह के अगर आप मार्केट्स देखें तो ये स्टेबल है। बाकी वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटीज मार्केट हो, या किसी भी चीज का मार्केट हो, वो पूरी तरीके से हिला हुआ है। जी अभी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जी, इसके बारे में पहले भी सुनते थे, लेकिन जब से युद्ध हुआ है तब से इसका महत्व निकल कर सामने आया है कि भाई ये एक सकरा सा रास्ता है, छोटा सा इलाका है, इसके बावजूद इसका इतना महत्व है। सारी दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरता है, सारी दुनिया की 20% गैस गुजरती है, भारत का तो 50% तेल यहाँ से गुजरता है। तो क्या और कोई रास्ते नहीं है? तो चक्कर क्या है ये भाई? अगर एक रास्ता किसी वजह से बंद हो गया, मान लीजिए वहां पे कोई बड़ी दुर्घटना ही हो जाए, दुर्घटना की वजह से भी रास्ते बंद हो जाते हैं, खुलते खुलते समय भी लगता है, समुद्र में कुछ हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो अब क्या और कोई रास्ता है ही नहीं दुनिया में जहां से आयात निर्यात हो सके? अब तो मैंने सुना है कि एक एक कंटेनर के ऊपर कई कई $1000 की जो है वो वार सेस लगा दी गई है रिस्क 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 कवर करने के लिए। तो उसकी वजह से निर्यात करना, कंटेनर में भर के सामान भिजवाना जो है वो उसका पड़ता ही नहीं खा रहा है लोगों का। लोग कहते हैं इतना महंगा हो गया है तो ऐसा निर्यात करने से क्या फायदा है। मतलब ये सब हो रहा है। इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि वो फिर वो मुश्किल है समुद्र के रास्ते कोई माल भिजवाने का ना। तो ये जो परिस्थिति बनी है वो इसलिए बनी है कि क्या दुनिया में एक ही रास्ता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल डबरू मध्य इसको हिंदी में बोलते हैं, वही रास्ता है जहां से सारा सामान आ जा सकता है, और खासतौर से ऊर्जा, एनर्जी, तेल, गैस। बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये ज्योग्राफी रिलेटेड सवाल है, मेरे मन के बड़े करीब है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? बेसिकली ये स्ट्रेट ऑफ पर्शिया और ओमान को जोड़ने वाला जो है वो रास्ता है, आप ये समझ लीजिए, समुद्र के माध्यम से समुद्र में। एक और रास्ता है जिसका इस्तेमाल सऊदी अरबिया कर रहा है, ये रास्ता जो है ये यानुबू पोर्ट कहलाता है, YANUBO। मैंने इस पे बहुत बड़ा प्रोग्राम अपने करंट अनप्लग बाय राजीव पे किया था चैनल पे, उसमें यही बताया था कि एक और रास्ता है, परंतु उस रास्ते के अंदर में कंस्ट्रेंट है। ये यानुबू पोर्ट जो है यहाँ से बेसिकली रेड सी के माध्यम से आप स्वेस कैनल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये एक दूसरा रास्ता जो है वो है, परंतु इस रास्ते का कंस्ट्रेंट ये है, देखिए जो पाइपलाइन सऊदी अरबिया ने बिछाई है, जो ऑयल है वहां पे वो मेनली ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। ईस्टर्न साइड पे जो ऑयल निकल रहा है वो ईस्टर्न साइड के ऑयल को वो वेस्ट साइड में लेके जा रहे हैं, और ये वेस्ट साइड में जो ऑयल लेके जा रहे हैं वो यानुबू पोर्ट पे लेके जा रहे हैं।
अब ये यानुगु पोर्ट से आप स्वेज कैनाल की तरफ रेड सी के माध्यम से जाइए और फिर घूम के या तो आइए, या केप ऑफ गुड होप जो रास्ते से वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे, एक वो रास्ता है, यदि हम भारत की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बेसिकली छोटा रास्ता था। अब छोटा रास्ता ना होके बहुत ही लंबा रास्ता जो है वो बन रहा है। अब यानुगु पोर्ट की जो है वो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे मात्र 4.5 से 5 मिलियन बैरल ऑयल जो है उतना ही आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। वो पाइपलाइन जो है उसकी उससे ज्यादा की क्षमता ही नहीं है, और सऊदी अरबिया हर दिन 10 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये 5 मिलियन बैरल ये कहां रखे? एक रिसर्च फर्म है जो सिर्फ शिप्स के ऊपर में रिसर्च करता है, उसका नाम है लॉयड्स इंटरनेशनल लिस्ट, जो इंश्योरेंस कंपनी है लॉयड्स, उसी का आप समझ लीजिए कि भाग है। लॉयड्स इंटरनेशनल लिस्ट का ये कहना है रिसर्च फर्म का कि आज की डेट में गल्फ खाड़ी में 500 से लेके 700 जहाज फंसे हुए हैं। यहां तक कि कराची पोर्ट के ऊपर में, मतलब बंदरगाह पे अपने जहाज को पार्क करने के लिए फीस जो है वो अनाप शनाप बढ़ गई है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जितने भी पोर्ट इस रास्ते में हैं, बंदरगाह जो जितने भी इस रास्ते में, सबके सब चौके एकदम सबके सब भरे हुए हैं। और प्रॉब्लम भरे इसलिए है क्योंकि हर दिन जो है 100 जहाज जो है वो लगभग 100 से थोड़े ज्यादा जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे। ठीक है, अब लॉयड्स का ये बोलना है कि आज की डेट में जो ट्रैफिक अटका हुआ है वो इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि उसको हम निकालने जाएंगे तो उसी में 28 दिन 1 महीना लगभग लग जाएगा। और उसने वो इस बात पे कहा है कि अमेरिका ने रिसेंटली अभी अनाउंस किया है कि हम अपनी वॉरशिप लगाएंगे। उसने दूसरे राष्ट्रों से भी अपील की है, जैसे जापान और कोरिया को बोला है कि भैया तेल के कारण तो तुम मर रहे हो, हमारे अमेरिका में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास तो तेल ही तेल है, तो तुम्हारे को अगर वहां से अपनी जहाज निकालने हैं तो तुम अपने भेजो, ये वॉरशिप जो है वो भेजो। इंडिया ने 2 भेज दिए। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, जो मुझे पता चला है, 2 वॉरशिप इंडिया की गई हैं जो वहां से अपना कार्गो निकाल के लेके आएगी। अब ये बात इन्होंने पब्लिक डोमेन में डाली है नहीं डाली है मुझे मालूम नहीं, परंतु इंडिया लग गया अपने 27 जो शिप्स अटकी हुई है इंडिया की उनको निकालने में। ठीक है, कल आईएनएस शिवालिक जो है वो इंडिया में पहुंचा है। आईएनएस शिवालिक ने 46,000 टन एलपीजी लेके आईएनएस शिवालिक कल पहुंचा है मुंद्रा पोर्ट पे। 20,000 टन जो है वो एलपीजी मुंद्रा पोर्ट पे उतारेगा और फिर उसके बाद में मैंगलोर पोर्ट पे आके 26,000 टन जो है वो निकालेगा। इस पे मैंने कल ही अपने चैनल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, आप लोग वहां पे अगर डिटेल में चाहिए तो देख सकते हैं। पर कहने का अर्थ ये है कि अब अमेरिका ने क्लियरली इंडिया को, कोरिया को, साउथ कोरिया को, मतलब जापान को, थाईलैंड को, इन राष्ट्रों को क्लियर कर दिया है कि भाई तुमको अगर अपनी शिप्स निकालनी है, तुमको अगर सुचारू रूप से तेल चाहिए, गैस चाहिए, तो हम तुमको हेल्प तभी करेंगे जब तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो अब उसने पूरी तरीके से इन राष्ट्रों के आन पे डाल दिया कि आप अपने वॉरशिप भेजोगे तो हम भेजेंगे। तो जापान ने तो मना कर दिया कि वो अपने वॉरशिप नहीं भेजेगा। जापान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, तो अमेरिका ने क्लियर बोल दिया कि हम आपको फिर नहीं करेंगे सपोर्ट। उसी तरह यूरोपियन कंट्रीज ने भी, यूरोपियन देशों ने भी मना कर दिया है। सबसे ज्यादा शिप्स फंसी है वहां पे। जो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसलिए जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की थी कि वो नाटो के एलाइज हैं वो आए, तो उन सब ने तो कह दिया ठीक है हम आपके साथ हैं इस युद्ध में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने हम शिप्स भेजें, फौज भेजें। जी नहीं सर, ये हमारे मीडिया में चल रहा है या यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ बहुत लोग इस चीज की बात कर रहे हैं, परंतु अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़ें, आप अल जजीरा, बीबीसी देखें या फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो न्यूज है उसके हिसाब से क्लियर कट जो है ट्रंप को इन अलाइज ने बोला है कि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और ट्रंप ने बोला कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको आना है आए, नहीं आना है तो हम छोड़ देंगे, हम तो अपना अटैक करते रहेंगे भैया। ये क्योंकि माल फंसा है जापान का, चाइना का, इंडिया का, है ना, चाइना को तो प्रॉब्लम नहीं है बट इंडिया का, साउथ कोरिया का। तो यदि आप लोग को अपना माल चाहिए तो अमेरिकी नौसेना नहीं उसका बेड़ा उठाने वाली है, आपको भी आके जो है वो उतना उसके अंदर में कंट्रीब्यूट करना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी क्लियर, और उनके तो मजे ही है, जितने दिन तेल के प्राइसेस ऊपर रहेंगे,
जितने दिन नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर रहेंगे उतना अमेरिका को फायदा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई मेरे को फायदा हो रहा है तो मैं क्यों उस चीज को ये लगने दूं। हाँ, अगर आप लोग रिस्क लेते हो तो फिर मैं उस रिस्क में पार्टिसिपेट करूंगा। लॉयड्स इंटेलिजेंस की यही रिपोर्ट है कि एक कार्गो शिप को साथ में कन्वॉय के रूप में यदि वॉरशिप्स चलती हैं तो एक कार्गो शिप को 2 शिप की जरूरत है, वॉरशिप्स की। और हर दिन जो है मात्र 10 से 15 कार्गो शिप ही गुजर पाएंगी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और डिस्टेंस, क्योंकि 37 किलोमीटर ही जो सबसे संकरी जगह है जहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो मात्र 37 किलोमीटर ही संकरा है। तो ये टकरा ना जाए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो उनका कहना ये है कि मतलब 10% मैक्सिमम 10 से 15% ट्रैफिक जो है वही मूव कर पाएगा यदि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी ये सब अपनी शिप्स देते हैं। तो इसमें एक और पेच है, अमेरिका ने क्लियर कर दिया है जर्मनी को, फ्रांस को कि बेटा तुम लोग को हम सस्ता क्रूड और नेचुरल गैस तो अपने देश से देंगे नहीं, फिर तुम मार्केट रेट पे खरीदो जो रशिया ने बोला है। तो फ्रांस और जर्मनी भी चाहते हैं कि भाई रेट कम आए, तो ये झक मार के इनको इसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, भले ये अभी कितना भी प्रतिरोध कर रहे हैं। क्योंकि एक महीना यदि और ये खिंच गया तो जितने भी ऑयल कंज्यूम करने वाले हैं उन राष्ट्रों को नुकसान है। अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं है भाई, वो तो प्रोड्यूस करके बेच रहा है, वो और महंगा बेचेगा, रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राजीव जी, अब हम लोग थोड़ा भारत की स्थिति पे आए। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उससे निकलने वाले तेल का महत्व और उसकी जो पेचीदगियां हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह समझाई। अब भारत के अंदर जो घबराहट है, भगदड़ है, जो उसकी वजह से बाजार मार खा रहा है, साथ में हमारे इन्वेस्टर्स मार खा रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। तो अब ये इसकी संभावनाएं क्या हैं, इसको किस तरीके से आंका जाए? साथ में सोना चांदी भी मार खाने लगा है, जो आप खुद बता रहे थे कि मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने बताया था आपने खुद भी कर रखा है मेटल में इन्वेस्ट, तो अब सोना चांदी भी मार खा रहा है। तो ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो पहले बेसिक क्लियर कर दूं मैं मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों के लिए कि सोना और चांदी के रेट ऊपर तब जाते हैं जब संभावना बनती है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा। बट जब महंगाई बढ़ने की सिचुएशन पैदा होती है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर ही नहीं सकता। तो सिर्फ इस कारण से सोना और चांदी जो है वो ऊपर नहीं जा रहे। परंतु इसी दौरान यदि आप बिटकॉइन देखें तो 10% बिटकॉइन ऊपर गया है। 28 फरवरी से लेकर अभी तक जो बिटकॉइन मरसा गया था वो 10% ऊपर बढ़ा है। बट बिटकॉइन को छोड़ दीजिए, बिटकॉइन आज का टॉपिक नहीं है। तो बेसिकली जो आपने स्टॉक मार्केट की बात की, इस टाइम में भी सर अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। चूंकि अब आपने बुलाया है तो एक मैं आपके दर्शकों के लिए छोटा सा एक क्लू दे दूं। तेल महंगा हो रहा है, तेल की कमी हो रही है, राइट? तो तेल की कमी हो रही है तो क्या चीज की मात्रा जो है कंजम्पशन बढ़ सकता है? उसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल की ब्लेंडिंग और बढ़ेगी। इथेनॉल कौन बनाता है? शुगर कंपनीज बनाती हैं। तो शुगर कंपनीज के स्टॉक जो मरे पड़े हुए हैं पिछले 4-5 सालों से, शुगर के स्टॉक्स ऊपर ही नहीं बढ़े, उल्टा और नीचे चले गए। ये मरे पड़े हुए शुगर स्टॉक्स के लिए एक बड़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है यदि ये मार्केट ऐसा ही गिरा रहा तो। इथेनॉल में जो कंपनीज हैं जो काम करती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग रिसर्च कीजिए, बट उन कंपनीज की बहुत जल्दी चांदी होने वाली है यदि इसी तरीके से ऑयल और नेचुरल गैस के प्रवाह पे जो है वो फुल स्टॉप लगा रहे। तो देखिए, आपदा में भी अफसर बनते हैं, आपदा में भी अफसर बनते हैं। एक हो गया शुगर कंपनीज, मैंने बोला। आप यदि देखिए ऑयल और नेचुरल गैस कम आएगा तो फिर से जो है ये सोलर सेक्टर जो मर सा गया था, विंड सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोले जाते हैं, उसमें फिर से जान जो है वो हम देखेंगे धीरे धीरे आएगी। तो कहने का अर्थ है कि अभी भी अवसर हैं, पर आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि अवसर कहाँ है और उन अवसरों को हम किस तरीके से जो है उसको यूटिलाइज करें। सोना और चांदी जो है वो अभी टेम्पररी गिरे हैं, बट सोना और चांदी अल्टीमेटली बढ़ेंगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब भी होती है तो आप मान के चलिए कि पूरा वर्ल्ड का एसेट आके डॉलर में लगता है और गोल्ड में लगता है। यही दो जगह को सेफ हेवन माना जाता है कि आप अपने पैसे यहां पे डाल के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। डॉलर जो है, डॉलर मजबूत हुआ है,
डॉलर मजबूत होने के कारण भी सोने के भाव थोड़े से कम हुए, परंतु मुझे लगता नहीं है कि सोना और चांदी बहुत ज्यादा गिरेगा, गिरने की संभावना कम है। पहली चीज, मेटल्स पे जितना मैं पहले बुलिश था, अभी उससे ज्यादा डबल बुलिश हो। कल या परसों अनाउंस किया है अल्बा ने, अल्मुनियम बहरीन ने, जो वर्ल्ड का बहुत बड़ा अल्मुनियम प्रोड्यूसर है, कि हम अपने प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं। पर अल्मुनियम का कंजम्पशन तो कम नहीं हो रहा, उल्टा डिफेंस की जितनी भी मिसाइल बनती हैं या जो भी हथियार बनते हैं, हर जगह अल्मुनियम लगता है। तो अगर अल्बा जैसी इतनी बड़ी कंपनी अल्मुनियम के प्रोडक्शन को कट करती है, तो अल्मुनियम आएगा कहां से? तो इंडिया में जो अल्मुनियम कंपनीज हैं, या यूएसए में जो अल्मुनियम कंपनीज है, कनाडा में जो अल्मुनियम कंपनीज है, उनकी बल्ले बल्ले चांदी चांदी है। तो कहने का अर्थ यह है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग बढ़ा के सोच के रिसर्च करके करना होगा। और बाय गॉड ग्रेस, अभय जी, भगवान की कृपा है, मेरे जो पेड वीडियोस में दिखा रहा हूं, आज तक कभी भी इतनी डिमांड उनकी रही नहीं है, जस्ट बिकॉज लोग समझना चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज कहां क्रिएट हो रही है। क्योंकि जो भी शेयर्स उन्होंने लेके रखे हैं वो डाउन आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। जी अभय जी।